मैं एक विधवा थी। मेरे पति की मौत 15 साल पहले ही हो गई थी। मेरा एक बेटा है, उसका नाम विमल है। 1 साल पहले उसकी शादी लता नाम की लड़की से हुई थी। रात भर विमल के साथ कमरे में रहकर मेरी बहू लता जब बाहर निकलती तब वो मुझको ऐसी निगाह से देखती थी जैसे मैं एक तरसती हुई औरत हूँ। मेरी उम्र 37 साल की थी। मेरा बदन सुडौल था। कभी कभी मेरे दिल में भी एक कसक सी उठती थी कि किसी मर्द की मजबूत बाहें मुझे जकड़ लें, जिससे मेरे बदन का अंग अंग चटक जाए। इसी वजह से मैं अपनी बहू लता से जलती भी थी। पिछले कुछ दिनों से गांव के ज़मींदार का बिगड़ैल बेटा मुकेश मेरे पीछे पड़ा हुआ था। जब मैं खेत पर जाती तब मुंडेर पर बैठकर वो मुझे देखता रहता था। मुझको ये अच्छा लगता था और मैं जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले छोड़ देती थी जिससे मेरे उभार दिखने लगते थे। लेकिन गांव और समाज की लाज के चलते मैं उसे अनदेखा करती। मुकेश को दीवाना करने के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जानती थी मुकेश मेरे जिस्म से खेलना चाहता है। मन मेरा भी होता था, लेकिन समाज के डर से मैं अपनी इच्छा दबाकर रख देती। एक दिन शाम का समय था। हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं सोच रही थी कि ज़मींदार के खेत की बई पूरी करके ही मैं घर जाऊं। मुझे मुकेश का इंतज़ार तो था ही। मुकेश भी ऐसे ही मौके के इंतज़ार में था। उसने पीछे से आकर मुझको जकड़ लिया। मैं कस मसाई और मैंने चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मेरा बदन जो लंबे समय से इस जकड़न का इंतज़ार कर रहा था वो निढाल हो गया। मुकेश के छुअन से मैं मदहोश होने लगी। वो मुझको अपनी बाहों में भरकर मेरे पूरे बदन को चूमने लगा और मेरे जिस्म से खेलने लगा। फिर जब वो शांत होकर मुझसे अलग हुआ तब मुझको लोक लाज की चिंता हुई। मैंने जैसे तैसे अपने को समेटा और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सरपंच के घर पहुंच गई और आप बीती सुनाने लगी। लेकिन मुकेश की दबंगई के आगे कोई मुंह नहीं खोल रहा था। इधर जब बात मेरे घर तक पहुंची तो मेरा बेटा बिमल और बहू लता भी सरपंच के यहाँ पहुंच गए। मैं रो रही थी, लेकिन लता से आंखें मिलाते ही एक कुटिल मुस्कान मेरे चेहरे पर फैल गई। गांव में चौपाल बैठ गई थी। सरपंच और 3 पंच इकट्ठा हो गए थे। एक तरफ मैं खड़ी थी तो दूसरी तरफ मुकेश था। गांव के और भी लोग वहां मौजूद थे। गांव के एक बुजुर्ग ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो हुआ सो हुआ। अब ममता जो बोलेगी वही सबको मंजूर होगा। तभी मुकेश के भाई पवन ने कहा, हाँ ममता बोल, कितना पैसा लेगी? बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। पैसे की बात सुनते ही बहू लता खुश हो गई कि सास 1-2 लाख रुपए मांग ले तो घर की गरीबी दूर हो जाए। लेकिन मैं बिना कुछ बोले रोते ही जा रही थी। जब सब ने जोर दिया तब मैंने कहा, मेरी समझ में सरपंच जी मुकेश का जल्दी से ब्याह रचा दें, जिससे ये इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। मेरी बात पर सहमत तो सभी थे, पर मुकेश की हरकतों और बदनामी को देखते हुए भला कौन इसे अपनी बेटी देगा। इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए। मुकेश अब 40 साल के आसपास हो चला था, इसलिए चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो ज़िंदगी सुकून से कट जाए। मुकेश ने कहा, ममता तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी? कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। इसका सीधा मतलब होता है कि मुकेश को या तो गांव से निकालने जाने की सज़ा होती या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब मुकेश ने ही कहा, मैं ये मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूँ। अगर ममता चाहे तो मैं उससे ब्याह रचाने को तैयार हूँ। मुझको तो मनमांगी मुराद मिल गई थी। लेकिन तभी बहू लता ने कहा, सरपंच जी ये कैसे हो सकता है?
आपके बेटे की सज़ा मेरी सासू माँ क्यों भुगते? आप तो बस पैसा देकर मामले को सुलझाएं। तब पवन ने कहा, हम ममता की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। मैंने कहा, गांव की बात गांव में ही रहे, इसलिए मैं दिल से तो नहीं, लेकिन गांव की खातिर मुकेश का हाथ थामने को तैयार हूँ। सरपंच और चौपाल ने चैन की सांस ली। मेरी बहू लता अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा बिमल खुश था, क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब माँ का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही हम दोनों की चुपचाप शादी करा दी गई। पहली रात में मुकेश के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है, वो घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे अरमान तो उसके भी होते हैं। और फिर मेरी बहू लता, उसकी निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है। खुशी में सराबोर मुकेश की मजबूत होती पकड़ मुझको जीने का संबल दे रही थी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जो खेत में हुआ था वही अब हुआ, पर अब हम दोनों को चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं मुकेश की पत्नी जो थी